नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं योगेश शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा। देखिए स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल पर अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के सिलेबस को, और अपना अभी टॉपिक चल रहा है, वो टॉपिक चल रहा है ऋण पत्रों का निर्गमन। लास्ट क्लास में अपन ने ये देखा था कि ऋण पत्रों के निर्गमन का लेखांकन करते समय कौन कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो उस क्रम में मैंने आपको 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई थी। फर्स्ट बात मैंने ये बताई थी कि जो ऋण पत्र हैं, जो डिवेंचर हैं, ये अपने लिए क्या है, ये अपने लिए दायित्व है, क्योंकि दायित्व और कैपिटल इन दोनों को मिलाकर के अपन असेट्स को जनरेट करते हैं। तो ये यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? लायबिलिटीज को। दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी कर सकती है 3 मूल्यों पर। फर्स्ट मैंने बताया था सममूल्य, सेकंड मैंने बताया था प्रीमियम, और थर्ड मैंने बताया था डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी बट्टे पर ऋण पत्रों का निर्गमन। यहां पर एक अंतर नजर आता है हमें। क्या अंतर नजर आया? कि ऋण पत्रों का निर्गमन तो बट्टे पर किया जा सकता है, लेकिन अंशों का निर्गमन था वो बट्टे पर संभव नहीं था। तो ऐसी कौन सी 2 धाराएं हैं जो अंशों पर तो लगती है लेकिन ऋण पत्रों पर नहीं लगती? तो मैंने आपको सेक्शन बताए थे, सेक्शन 53 और सेक्शन 54। 53 अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर रोक लगाता है, न कि ऋण पत्रों पर, और सेक्शन 54 श्वेत समता अंशों के बट्टे पर निर्गमन को छूट देता है। ये 2 चीजें अपन डिस्कस इसमें कर चुके हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात रह गई थी डिवेंचर्स के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर को अपन पुस्तकों में कहां दिखाते हैं? प्रीमियम, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम, उसको कहां दर्शाते हैं। लेकिन मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया था कि डिवेंचर को पुस्तकों में कहां दिखाते हैं। भाई ये भी तो पुस्तकों में कहीं ना कहीं इसको भी तो शो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जो ऋण पत्र हैं, ऋण पत्रों को प्रश्न में कोई सूचना नहीं हो तब तक इनको पुस्तकों में अपन कहां दर्शाएंगे? तब तक इनको पुस्तकों में अपन दिखाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के किस भाग में? बैलेंस शीट के इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, बैलेंस शीट के इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पक्ष में, भाग में। और इसके अलावा मैं हेड की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यह भी बताया था कि जो अपने डिवेंचर हैं ये नॉन करंट लायबिलिटीज है। नॉन करंट लायबिलिटीज होने का मतलब क्या हो गया? इनका भुगतान सामान्यतः किया जाता है 1 वर्ष से अधिक समय। तो इसको शो करेंगे। भाग कौन सा है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। और हेड कौन सा हो गया? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज, समझिएगा। बैलेंस शीट के इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भाग में और नॉन करंट लायबिलिटीज में। और नॉन करंट लायबिलिटीज में किस सब हेड में? लॉन्ग टर्म में बोरोइंग्स में। किसमें शो करेंगे स्टूडेंट्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिएगा, इसको दिखाने का तरीका क्या हो गया? इसे हम पुस्तकों में चिट्ठे में दर्शाएंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यानी समता व दायित्व तो भाग में। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या है? शीर्षक, यानी मैं बोल सकता हूं हेड। और उप शीर्षक क्या है? लॉन्ग टर्म में बोरोइंग्स में इसको प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अगर आपको प्रश्न में स्पष्ट तौर पर यह सूचना दे दी जाए कि ऐसे ऋण पत्रों का शोधन होने वाला है अगले 12 माह में, मतलब जस्ट अगले 12 माह में जिस दिन अपन चिट्ठा बना रहे हैं,
सपोज करो हम चिट्ठा बना रहे हैं 31/3/2020 को, तो 31/3 से अगले 12 महीने कौन से हो गए, यानी अगर इनका शोधन होने वाला है 31/3/2021 से पहले पहले, तो इन ऋण पत्रों को कहां दर्शाएंगे, गौर से सुनिएगा। तो इन ऋण पत्रों को अपन दिखाएंगे बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के इक्विटीज एंड लायबिलिटीज भाग में। यहां तक तो सही है, लेकिन उसके बाद यहां चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मैंने क्यों लिखा, करंट लायबिलिटीज हेड यहां क्यों हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि अब इनका भुगतान हमें करना है अगले 12 महीने में। तो जैसे ही कोई चीज 12 महीने के अंतर्गत पेमेंट योग्य हो जाती है, तो उसे अपन कन्वर्ट कर देते हैं करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज शीर्षक में। और करंट लायबिलिटीज शीर्षक के अलावा कौन सा उप शीर्षक कौन सा हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज उप शीर्षक में दर्शाया जाएगा, और इसमें भी किस नाम से, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स नाम से दर्शाया जाएगा। तो आपको ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, डिवेंचर को साधारणतः शो करते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, नॉन करंट लायबिलिटीज में और लॉन्ग टर्म में बोराइंग्स में। लेकिन अगर ऐसे डिवेंचर्स का शोधन होना हो अगले 12 महीने में, तो इनको शो करेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, किस हेड में, करंट लायबिलिटीज हेड में, और अदर करंट लायबिलिटीज सब हेड में किसके अंतर्गत, इसको शो करेंगे करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म में लोन्स को। तो ये छोटी सी बात थी जो लास्ट क्लास से संबंधित थी, जो रह गई थी। आज की क्लास में अपन क्या देखने वाले हैं, आज की क्लास में अपन ये देखने वाले हैं, पूरे काम को समराइज करने वाले हैं कि इस डिवेंचर से संबंधित अकाउंटिंग में हमें पढ़ना क्या है, कितने टॉपिक हम पढ़ लेंगे तब अपना डिवेंचर्स का टॉपिक है वो लगभग क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रतिफल के आधार पर, यानी हम डिवेंचर का निर्गमन किस उद्देश्य से कर रहे हैं, उस उद्देश्य के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन 4 उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कितने उद्देश्यों के लिए, 4 उद्देश्यों के लिए। जब हम ये चारों कंडीशनें पूरी कर लेंगे तो अपने डिवेंचर का 99% पोर्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये 4 प्रतिफल हैं। फर्स्ट प्रतिफल कौन सा है, रोकड़ प्रतिफल के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली आवश्यकता कंपनी की यही होती है कि कंपनी को पैसा चाहिए होता है। तो कंपनी अगर ऋण पत्रों का निर्गमन आम जनता से पैसा प्राप्ति के लिए करे, तो उस निर्गमन को बोलते हैं रोकड़ प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। डिवेंचर इश्यू फॉर कैश कंसिडरेशन, ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि हमने देखा था किस कंडीशन में, अंशों के निर्गमन की कंडीशन में। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, यहां ध्यान रखिएगा, यहां अपन को 2 कंडीशनें देखने को मिलेगी। 2 कंडीशनें कौन कौन सी देखने को मिलेगी। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जब ऋण पत्रों पर सारा का सारा पैसा एक मुश्त, किसमें, एक मुश्त किस पर प्राप्त हो, आवेदन पर, एक मुश्त आवेदन पर संपूर्ण राशि देय हो। फर्स्ट इसमें कंडीशन अपन ये पढ़ेंगे कि ऋण पत्रों पर जितना भी पैसा है वो एक साथ एक मुश्त आवेदन पर क्या हो, देय हो। और सेकंड कंडीशन इसमें क्या पढ़ेंगे, जब ऋण पत्रों पर राशि किसमें प्राप्त होगी, किस्तों में, किस्तों में प्राप्त हो। ये 2 कंडीशनें अपन वहां पढ़ेंगे। इसमें विस्तृत तौर पर क्या प्रविष्टियां होंगी वो प्रविष्टियां अपन देखेंगे। तो फर्स्ट कंसिडरेशन समझ में आया, रोकड़ के लिए ऋण पत्रों का निगम। सेकंड कंसिडरेशन क्या है, अन्य प्रतिफल के लिए, अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब हो गया, यहां ऋण पत्र जारी करने का उद्देश्य कंपनी का जनता से पैसा प्राप्त करना नहीं होकर के कोई अन्य हो। अन्य क्या है,
यहां देखिएगा अपने पास कंपनी के ऋण पत्र जारी करने के दो प्रतिफल हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमने अंश पढ़े थे तो वहां कितने प्रतिफल थे? 3। उन्हीं तीनों में से दो प्रतिफल होंगे। फर्स्ट प्रतिफल क्या है? फर्स्ट प्रतिफल ये है, अगर कंपनी ने क्या क्रय की है? संपत्ति क्रय की है। कंपनी ने क्या क्रय की है? संपत्ति क्रय की है। कंपनी ने उधार संपत्ति क्रय कर ली और कंपनी के पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो कंपनी सामने वाले वेंडर को, विक्रेता को ये बोल देगी कि साहब आप हमारी कंपनी के क्या ले लीजिएगा? ऋण पत्र ले लीजिएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है, अगर कंपनी ने क्या क्रय किया हो? व्यापार। अगर कंपनी ने क्या क्रय किया हो? व्यापार क्रय किया हो। ध्यान रखिएगा, जब संपत्ति क्रय करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगी? असेट्स आएगी। लेकिन जब व्यापार क्रय करेंगे तो बिजनेस में असेट्स भी आएगी और उस बिजनेस की क्या आएगी? लायबिलिटीज भी आएगी। इन दोनों कंडीशनों को देखेंगे, ये भी सेम एट इज उसी हिसाब से है जैसे कि किसमें थी? अंशों में थी। तो ये दो कंडीशन अपन को ध्यान में रखनी है। किसमें आई ये दो कंडीशनें? अन्य प्रतिफल में। थर्ड अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? थर्ड है समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। डिवेंचर इश्यूड एज कलेक्टरल सिक्योरिटीज। डिवेंचर इश्यूड एज कलेक्टरल सिक्योरिटीज क्या है? इसको बाकी अपन विस्तृत तौर पे तो पढ़ेंगे, जब इसको पढ़ेंगे उस समय विस्तृत तौर पे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसका बेसिक बता देता हूं। कलेक्टरल सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? कलेक्टरल सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है कि अतिरिक्त गारंटी के रूप में अगर आप कोई चीज गिरवी रखते हो तो उसे बोलते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति। समझिएगा, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। आपने बैंक से लोन लिया। आपने बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। आपने बैंक से लोन लिया है 6 लाख का। कितने लाख का लोन लिया है? 6 लाख का। बैंक आपको लोन ऐसे नहीं देगा। सबसे पहले बताइए, बैंक अपने लोन को किससे सुरक्षित करता है? हमारी संपत्तियों से। बैंक ने बोला कि हम आपकी संपत्तियों पर लोन दे रहे हैं, उनके ऊपर भार उत्पन्न कर रहे हैं। हमारी संपत्तियां थी सपोज करो 10 लाख रुपए की। बैंक का लोन सिक्योर्ड हो गया कितने लाख से? 10 लाख से। लेकिन बैंक ने बोला कि हमें विश्वास नहीं है अब भी आप पर कि आप हमारा पैसा चुका पाओगे। तब हमने क्या किया? तब हमने बैंक को ये बोला कि हम आपको इस 6 लाख रुपए के बैंक के बदले, ये तो सिक्योरिटीज है ही है संपत्तियों की, इसके अलावा 6 लाख रुपए के 6% डिवेंचर, 6% ऋण पत्र भी क्या कर रहे हैं? इश्यू कर रहे हैं। अगर हम आपका बैंक का लोन चुकाने में समर्थ नहीं हुए तो आप पहले तो भरपाई करोगे किससे? हमारी संपत्तियों से। अगर वहां से भी भरपाई नहीं हुई तो हमारे ये 6 लाख रुपए के ऋण पत्र बेच करके आप अपने लोन की वसूली कर सकते हो। तो मुझे बताइए, यहां ये डिवेंचर आपने इश्यू किए, वो गारंटी के रूप में किए हैं कि नहीं किए हैं? अब गारंटी देखिएगा, पहली गारंटी तो क्या थी? कंपनी की असेट्स थी। तो ये कौन सी गारंटी हो गई? सेकेंडरी गारंटी। तो इसके एक कंडीशन में अपन इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे? समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों से आशय, जब ऋण पत्रों का निर्गमन बैंक से लिए गए लोन के बदले अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में किया जाए। अतिरिक्त मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्राइमरी नहीं है ये, प्राइमरी कोई और प्रतिभूति होगी, ये कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी। तो इस प्रकार अगर इन पत्रों का निर्गमन किया जाएगा तो वहां इसकी अकाउंटिंग क्या होगी वो भी अपन इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद अपने लास्ट कंडीशन कौन सी है? शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। यहां देखिएगा, शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्र का मतलब ये हो गया कि कंपनी जब कभी भी भविष्य में ऋण पत्रों का शोधन करेगी, शोधन का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जिन लोगों को आपने ऋण पत्र जारी किए थे उनसे तो आपने निर्गमन के समय क्या लिया था? पैसा लिया था और बदले में उनको क्या दिया था? बदले में उनको दिया था ऋण पत्र। लेकिन कंपनी के जीवन काल में ऋण पत्रों का शोधन कंपनी को करना पड़ेगा। तो शोधन के समय जो हानि होगी, जो घाटा होगा, उसकी व्यवस्था
कंपनी को ऋण पत्रों के निर्गमन पर करनी पड़ती है। तो अगर शोधन पर होने वाली सारी चीजों को ध्यान में रखकर के ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा रहा है, उसे बोलते हैं शोधन की शर्तों के आधार पर ऋण पत्रों का निर्गमन। ये सारी की सारी कंडीशनें अपन को इस क्लास में डिस्कस से करनी होंगी और इसके साथ ही अपना डिवेंचर का टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं किसके लिए, रोकड़ प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। थैंक यू।